ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने सबसे पहले एटम के बारे में सोचा था। उनका कहना था कि वही मैटर का सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है और उसे कभी बांटा नहीं जा सकता। 2000 साल तक लोग उनकी बात को मानते रहे, मगर न्यूक्लियर एज आने के बाद एक ज्यादा गहरा राज सामने आया। एटम भी कई छोटी छोटी चीजों से बना था। जिस तरह से क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स जैसे छोटे पार्टिकल से एटम बना, वैसे ही शायद ज्यादा फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक से हिग्स बोसॉन भी बना हो। अगर हमने उसे ढूंढ लिया तो हमें सिर्फ यह पता नहीं लगेगा कि मैटर का वजूद कैसे है, बल्कि यह भी पता लगेगा कि वो क्यों बना। फ्रांचेस्को सनीनो ओडेंसे के यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क में एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है। वो एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां उनकी कल्पना काफी ऊंची उड़ान भर सकती है। ओडेंस में ही बच्चों की कहानियों के मशहूर लेखक हैंस क्रिश्चियन एंडरसन का जन्म हुआ था। हम अभी हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के इलाके में हैं। उनका जन्म यहीं हुआ था। उन्होंने इन गलियों में बहुत कुछ सीखा था। इस जगह को देखकर भी लगता है कि ये उनकी ही एक कहानी का एक पन्ना हो। मगर कहानियों के शहर की तरह ब्रह्मांड के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में हमारी जानकारी इतनी परफेक्ट नहीं है। स्टैंडर्ड मॉडल तो हिग्स बोसॉन को एक फंडामेंटल पार्टिकल मानता है, मगर फ्रांचेस्को की कल्पना तो उससे भी आगे देखना चाहती है। ये साहब हिग्स के अंदर झांकने का इरादा रखते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल के मुताबिक हिग्स एक फंडामेंटल पार्टिकल है। इसका मतलब वो किसी और चीज से नहीं बना। अब आप इस दीवार को देखिए, सफेद रंग की है, मगर सच तो यह है कि 3 अलग अलग रंगों के मिलने से सफेद रंग बनता है। जब मैं अपना हाथ दीवार के सामने रखता हूं तब देखिए क्या होता है। मुझे यहाँ 3 अलग अलग रंग दिख रहे हैं, हरा, नीला और लाल, मगर साथ मिलकर ये सफेद रंग बनाते हैं। फ्रांचेस्को को लगता है कि जिस तरह से सफेद रंग 3 रंगों के मिलने से बनता है, वैसे ही कहीं हिग्स भी अलग अलग पार्टिकल से तो नहीं बना। अगर ऐसा हुआ तो मतलब होगा कि हिग्स पूरे मैटर का फंडामेंटल रूट नहीं है। ये और इनके बहुत से कलीग्स तो यही मानते हैं कि हिग्स खुद नेचर की एक नई फोर्स से चलता है, जिसे टेक्निकलर फोर्स कहते हैं। अगर हम हिग्स के अंदर गहराई में झांक कर देखें तो पता लगता है वो किसी और चीज से बना है। फ्रांचेस्को मानते हैं कि हिग्स बोसॉन एक नई धुन पर नाच रहा है। मान लीजिए कि ये लेगो ब्रिक्स ऑर्डिनरी क्वार्क्स हैं और ये बोर्ड उन ग्लूऑन्स की फोर्स है जो इन्हें जोड़े रखती है। एक प्रोटॉन बनाने के लिए 3 क्वार्क्स की जरूरत पड़ती है। टेक्निकल थ्योरी के मुताबिक हिग्स भी ऐसा ही है, मगर वो अलग किस्म के क्वार्क से बना है, टेक्नी क्वार्क से। इन टेक्नी क्वार्क्स को एक नई फोर्स जोड़े रखती है, टेक्नी फोर्स। इनके इंटरैक्शन से जो एनर्जी पैदा होती है वो भी हिग्स को मास देती है। फिजिसिस्ट्स जानते हैं कि ऑर्डिनरी क्वार्क्स अलग अलग अरेंजमेंट में अलग अलग पार्टिकल्स बनाते हैं। उनमें से ही एक अरेंजमेंट है प्रोटॉन, दूसरा अरेंजमेंट है न्यूट्रॉन। टेक्नी क्वार्क्स भी इसी तरह से काम करते हैं। उन्हें एक खास तरीके से अरेंज करने पर हिग्स मिलेगा, मगर इन टेक्नी क्वार्क्स को दूसरे तरीके से अरेंज करने पर कुछ और मिलेगा। शायद वो जिसकी तलाश साइंटिस्ट्स को है, एक डार्क मैटर पार्टिकल। ये भी एक लेगो ब्रिक जैसा ही है। हम इन्हें जोड़ सकते हैं। हमें एक फॉर्म में हिग्स मिल सकता है और दूसरे फॉर्म में डार्क मैटर। स्टैंडर्ड मॉडल हिग्स शायद इस वजह से डार्क मैटर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि हिग्स खुद ही छिपा हुआ डार्क मैटर है। ये दोनों पार्टिकल्स टेक्नी फोर्स की वजह से आपस में जुड़े हुए हैं। जाहिर है कि नेचर की एक नई फोर्स भी है। ये हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका है कि हम उस नई फोर्स का सामना करें। टेक्नी क्वार्क्स आपस में कई तरह से जुड़े हो सकते हैं और उनसे कई नए पार्टिकल्स भी बने रहे होंगे। अभी LHC में उन पार्टिकल्स की खोज होनी है, मगर ऐसा तब होगा जब वो 2015 में हायर एनर्जीज के साथ फिर से काम करेगा।
फ्रांचेस्को को उम्मीद है कि हाल में मिला हिग्स बोसॉन तो सिर्फ पहला कैंडिडेट है। हमें तब तक पता नहीं लगेगा जब तक हमें उसे खोल कर देखने की पावर नहीं मिल जाती। मुझे लगता है कि हम इंसानों की ड्यूटी है ये पता लगाना कि हमारे आसपास क्या है और हम किन चीजों से बने हैं। ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम साइंस की बाउंड्री को उस हद तक ले जाएं। तो क्या उस गॉड पार्टिकल के कई चेहरे हैं? शायद हिग्स वो ऑलमाइटी नहीं है जो हम सोच रहे हैं, मगर अभी कई दिमाग हिला देने वाले आइडियाज हैं। जिन ऑब्जेक्ट्स की वजह से हमारा वजूद है वो शायद हो ही नहीं। रात के आसमान को देखिए तो हमें चांद नजर आता है। ऐसा लगता है कि वो किसी जादू के जोर से हवा में लटक रहा है, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा ग्रेविटी की फोर्स की वजह से होता है। अगर ब्रह्मांड का सारा मैटर भी किसी और चीज से जुड़ा हो, तो एक ऐसी चीज से जो ग्रेविटी से अलग हो और गॉड पार्टिकल से और भी ज्यादा अलग हो, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड जॉर्जियाई की जिंदगी का ज्यादातर वक्त एक पार्टिकल फिजिसिस्ट के तौर पर गुजरा, मगर अब उन्होंने अपना करियर बदल लिया है। ये अब एक अनपार्टिकल फिजिसिस्ट हैं। मैं हमेशा यही सोचता रहता कि LHC को ऐसा क्या मिलेगा जो बिल्कुल अलग हो। फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि LHC को जो मिले वो असल में पार्टिकल हो ही नहीं। उसके बाद ही मेरा अनपार्टिकल फिजिसिस्ट का करियर शुरू हुआ। कई दूसरे फिजिसिस्ट्स की तरह हार्वर्ड भी स्टैंडर्ड मॉडल को दुरुस्त करना चाहते थे और इन्होंने भी नई नई थियरीज दी। जब ये अपने इक्वेशंस पर काम कर रहे थे तभी इन्हें कुछ चौंका देने वाले कैलकुलेशंस दिखे। फिजिक्स में तो फोटॉन्स जैसे मासलेस पार्टिकल्स को मैथ में नेगेटिव होल नंबर्स दिखाया जाता है। हार्वर्ड के इक्वेशन से भी उन्हें नेगेटिव नंबर्स मिल रहे थे, मगर वो होल नंबर्स नहीं थे, वो नेगेटिव फ्रैक्शंस थे। इसकी एनालिसिस करने पर हो सकता है आपको इसके 2.5 मासलेस पार्टिकल्स मिले। तब दिमाग में यही बात आती है कि ये क्या हो रहा है। हार्वर्ड जानते थे कि ये आधे नंबर आधे पार्टिकल्स नहीं है, तब इन्होंने उन्हें नाम दिया अनपार्टिकल्स। कुछ हो तो रहा था, उसमें फिजिक्स भी था, मगर ये वो फिजिक्स नहीं था जिसकी हमें आदत है। हार्वर्ड ने और गहराई से हिसाब लगाया तो इन्हें अनपार्टिकल्स के बारे में और पता लगा। ये इस नतीजे पर पहुंचे कि ये फ्रैक्शंस इसलिए मिल रहे हैं कि इनके भी फ्रैक्टल डायमेंशंस हैं, जैसे कि पेड़ की टहनियां होती हैं। आप इस पेड़ को देखिए, वो 1 डायमेंशनल नहीं होता, क्योंकि पेड़ की टहनियां निकलती हैं, उन टहनियों से टहनियां निकलती हैं, फिर उन टहनियों से टहनियां निकलती हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। एक असली फ्रैक्टल वो है जो लगातार चलता रहे। अनपार्टिकल्स भी इस पेड़ की टहनियों जैसे ही हैं। इनका पैटर्न नहीं बदलता, भले ही हम उन्हें करीब से देखें या दूर से, मगर नॉर्मल पार्टिकल्स पेड़ की पत्तियों जैसे हैं। हम जितना करीब जाएंगे वो उतनी ज्यादा बड़ी नजर आएंगी। मुझे ये आइडिया पसंद आया कि हम पत्तियों को स्टैंडर्ड मॉडल के ऑब्जेक्ट्स की तरह देखें, क्योंकि उनका एक डेफिनेट साइज होता है, एक पार्टिकल के मास की तरह, जबकि पेड़ की टहनियों का कोई डेफिनेट साइज नहीं होता। जिन पार्टिकल से हमारा ब्रह्मांड बना है उन सब का मास है, और फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि उनका वजूद हिग्स की वजह से है। मगर शायद हिग्स के उन पार्टिकल्स को अनपार्टिकल्स की एक इनविजिबल दुनिया चलाती है जो हमारे फिजिक्स के नियमों को डिफाई करते हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड के सारे मैटर पार्टिकल्स पेड़ की पत्तियों जैसे हैं। शायद अनपार्टिकल्स का एक इनविजिबल पेड़ ही उनका एंकर है, और शायद वही पूरे ब्रह्मांड का अंडरपिन है। अनपार्टिकल फिजिक्स का असली पॉइंट भी यही है। इसके लिए उस इनविजिबल पेड़ को इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ताकि वो स्टैंडर्ड मॉडल के पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट कर सके। हो सकता है कि उस पेड़ ने पत्तियों को थाम रखा हो, या फिर पत्तियों ने पेड़ को। अभी तक तो LHC को अनपार्टिकल्स के सुराग भी नहीं मिले, मगर हार्वर्ड ने एक अनपार्टिकल फिजिसिस्ट के तौर पर अभी हार नहीं मानी है। सच कहूं तो अभी तक सही तस्वीर हमें नहीं मिली है। जब हमें कोई ऐसी चीज मिलती है जो उससे अलग और अनोखी हो जो हम जानते हैं,
तब हमेशा हौसला बढ़ता है। मुझे तो लग रहा है कि हमें इस कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स को बीट करने की कोशिश जारी रखनी चाहिए, तब शायद हम थोड़ी और प्रोग्रेस कर सकें। क्या हिग्स बोसॉन सचमुच गॉड पार्टिकल है या फिर उसके पीछे कुछ और छिपा है, कुछ ज्यादा रहस्यमय? क्या हमारे वजूद की वजह वो चीज है जिसका पता हम कभी नहीं लगा पाएंगे? अभी तो साइंटिस्ट उसी गॉड पार्टिकल की जांच पड़ताल कर रहे हैं जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से ढूंढा है, और उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें उससे कुछ पता लगेगा। हिग्स बोसॉन कई दशकों से हमारे साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा है। अब जब हमें वो या उसके जैसी कोई और चीज मिली भी है तो जवाब से ज्यादा तो सवाल ही खड़े हो रहे हैं। हर बार फिजिसिस्ट एक दरवाजा खोलते हैं तो सामने एक और बंद दरवाजा नजर आ जाता है। अभी 5 और हैं। हो सकता है कि हिग्स बोसॉन ही गॉड्स पार्टिकल हो, मगर यह एक ऐसी पहेली है जिसका सॉल्यूशन भी एक दूसरी पहेली है। लगता है कॉस्मिक पजल का राज राज ही बना रहेगा।